नॉन कोऑपरेशन महात्मा गांधी का सबसे पहला एक नेशनल मूवमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज एग्जामिनर जब भी नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो शुरुआत नॉन कोऑपरेशन से होती है, इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड द पॉइंट इज कि बच्चे इन सारे मूवमेंट्स के बीच के जो इंटरमीडिएरी लिंक्स है उनको कवर अप नहीं करते। जैसे मैं नॉन कोऑपरेशन कराने से पहले आपको रॉलेट एक्ट पढ़ाऊंगा, पिछली क्लास में अपन ने रॉलेट एक्ट के आगे तक कवर किया था। आज रॉलेट एक्ट से लेकर के नॉन कोऑपरेशन पूरा कवर अप करेंगे कि बेसिकली रॉलेट एक्ट कैसे आता है, जलियांवाला बाग मैसेकर कैसे होता है, और फिर नॉन कोऑपरेशन कैसे हो रहा है। लेकिन यार क्लास स्टार्ट करने से पहले आई हैव समथिंग आई वांट टू रेज द कंसर्न एक्चुअली। लाइक हमने 10 वीडियो एटलीस्ट अपलोड कर दिया मॉडर्न इंडिया का, बहुत सारे एस्पिरेंट्स टेलीग्राम चैनल पे बोल रहे थे कि सर मॉडर्न इंडिया पढ़ा दो, बट द काइंड ऑफ रिस्पांस आई एम गेटिंग इज नॉट समथिंग एक्सेप्टेबल। मतलब अगर आप लोगों को सीरीज देखना नहीं है या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि दिस वीडियोस आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव, लेट मी नो, विल एंड अप दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। राइट, फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। मतलब अल्टीमेटली आपका भी टाइम, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अल्टीमेटली टीम का टाइम वेस्ट हो रहा है, कंटेंट बनाना, रिसर्च करना एंड ऑल दिस थिंग्स। So just let me know your positive feedback and response, what you guys want about this particular series. Should we continue, should we end? At least I want 20 aspirants to let me know their opinion in the comment box. उस हिसाब से अपन आगे इसको प्लान करेंगे। मतलब आज 11वीं क्लास है, इसके बाद 4 क्लासेस और बचे हैं, फिर मॉडर्न इंडिया आपको कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न इंडिया में, राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम एडवेंट ऑफ यूरोपियन, वहां से लेकर के। लेकिन इसके बावजूद अगर एस्पिरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि सर देयर इज समथिंग दैट यू गाइस आर नॉट लाइकिंग अबाउट दिस वीडियो, लेट मी नो, विल डिसाइड समथिंग अराउंड दैट। बिकॉज 30-30 मिनट में छोटे से टाइम पीरियड में सारे इंपॉर्टेंट से कंटेंट को समराइज करके, है ना, कवरिंग एवरी एस्पेक्ट मोर और लेस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द मॉडर्न इंडिया, वी आर कवरिंग एवरीथिंग। और आप साथ में पीवाईक्यू भी लगा रहे होगे, पीवाईक्यू भी टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है, बट स्टिल अगर उस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर इट इज नॉट गुड टू एक्चुअली वॉक इन दिस सीरीज एक्चुअली, राइट। सो लेट मी नो योर ओपिनियन, आई एम एक्चुअली डिसर्टेन अबाउट दिस, फिर उस हिसाब से आगे प्लान करेंगे, ठीक है। चलो भैया आते हैं रॉल एक्ट एक्ट में। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, इस एक्ट का नाम क्या है सर, रॉल एक्ट एक्ट नाम है इसका। ये एक्ट आया ही क्यों था, पहले इस चीज को समझो। तो ये एक्ट एक्चुअली में आया था 1919 में। कब आया था, 1919 में एक्ट आया था बेसिकली। और ये एक्ट आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जितने भी सिविलियंस थे उनके सिविल राइट्स को सस्पेंड करते हुए एक्ट आता हुआ नजर आ रहा था। बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्ट ने एक बहुत ही कमाल का बात कह दिया था, रॉल एक्ट एक्ट ने। इसने कह दिया था कि भारत में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर में अगर ब्रिटिशर्स को डाउट हो रहा है कि सामने वाला क्रांतिकारी गतिविधियां कर सकता है, द पर्सन कैन बी इन्वॉल्व इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, तो उसको बिना किसी ट्रायल के, बिना कोर्ट ले जाए, उठाइए, उठा करके आप उसको जेल में डाल दीजिए। इतना पावर देता हुआ नजर आ रहा था। इट वाज गिविंग सच अ काइंड ऑफ पावर, दैट इज द रॉलेट एक्ट। और इसी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की थी 1919 में। कहते हैं कि सबसे पहले नेशन वाइड एप्लीकेशन ऑफ नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस, मतलब महात्मा गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया था, कहां पे, आपके साउथ अफ्रीका में। वहां से लेकर के सबसे पहली बार भारत में पैन इंडिया पूरे देश में इसकी शुरुआत ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, जहां पे वो नॉन वायलेंस को बेसिकली प्रमोट कर रहे थे कि हम रेसिस्ट करेंगे, डिसओबे करेंगे गवर्नमेंट रूल्स को, लेकिन वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या सर, ये बेसिकली महात्मा गांधी जी का तो काफी अच्छा इनिशिएटिव था। कहीं ना कहीं गांधी जी को एक ऑल इंडिया मास लीडर का दर्जा भी दिया जाता है, लेकिन चूंकि वायलेंस का सीन समझ में नहीं आता, और कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक ये रहा कि एंड में जाकर के एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है, इसको आप बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड बेसिकली, जिसके बाद नेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। तो फटाफट स्टार्ट करेंगे सर। रॉलेट एक्ट का बैकग्राउंड क्या था, तो एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड में इस एक्ट को लगाया गया था, ताकि भारत में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है, एनी काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैपनिंग, उसको रोका जा सके, टू कर्ब द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, ताकि ब्रिटिशर्स पूर्ण रूप से किस पे फोकस कर सके सर, वर्ल्ड वॉर पे फोकस कर सके। उस टाइम पे लगाया गया था, राइट। इट इज अ सेडिशन कमिटी, एक रॉलेट कमिटी था, उसका नाम था सेडिशन कमिटी। इसको जज, इसको हेड कर रहे थे सिडनी रॉलेट। इनके ऊपर में नाम याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिटिश जज थे सिडनी रॉलेट। इन्होंने रेकमेंड किया था कि हमें कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरीज को काउंटर करने के लिए स्ट्रॉन्ग हार्श मेजर्स लगाने चाहिए, रॉलेट एक्ट को लगाना चाहिए। और 1919 में रॉलेट एक्ट लगता हुआ नजर आता है। इसको कैरेट एंड सिक पॉलिसी भी कहते हैं। मतलब कैरेट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंग्रेज जो भी एक्ट बना रहे हैं वो एक तरीके का कैरेट है, बेवकूफ बना रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे वो स्टिक के रूप में रॉलेट एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम इंडियंस को इंपावर कर रहे हैं अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के नाम पे, और एट द एंड ऑफ द डे वो स्टिक के रूप में रॉलेट एक्ट जैसे एक्ट्स बना दे रहे हैं, जिससे वो इंडियंस को पकड़ के क्या कर रहे, दबा भी दे रहे हैं, राइट। तो दिस इज हाउ दिस ब्रिटिशर्स आर समहाउ ट्राइंग टू नो पास दिस पॉलिसीज। ये 1919 के मार्च में एक्ट कहीं ना कहीं पास होता हुआ नजर आता है, ठीक है। अच्छा, गोइंग अहेड विद द सेम, आई हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 2026 का प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन सभी के लिए अपन ने स्टार्ट किया हुआ पीवाईक्यू एनालिसिस कोर्स, जहां पे अपन 30 क्लास के अंदर में जो ऐसे 30 इंपॉर्टेंट थेमेटिक एरियाज है सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जहां पे यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है, उनको कवर अप करेंगे। कवर करने का तरीका सिंपल यही है सर,
थीम उठाएंगे, थीम पे जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चंस लगाएंगे, और क्वेश्चंस में अगर 4 ऑप्शन होते हैं तो जो सही जवाब है वो तो हमें पता है, जो गलत जवाब है उसके अराउंड भी कंटेंट बिल्ड करेंगे, ताकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से तैयार हो कि अगर अगले बार अपन एग्जाम दे रहे हैं, 2026 का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर उन ऑप्शंस के रेफरेंस पे कोई भी नया क्वेश्चन बनता है तो हमसे हमसे वो क्वेश्चन बेसिकली लगना चाहिए। दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में अपन ने स्टार्ट किया हुआ है। बाकी इसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट्स जो मेजर थेमेटिक एरियाज उनको अपन कवर अप कराते हुए नजर आएंगे इन 30 क्लासेस। 16 मार्च से सीरीज स्टार्ट होगा, रिकॉर्डेड सेशन में। तो अगर आप इसको बाद में भी देख रहे हो, अप्रैल में भी देख रहे हो, अप्रैल मिड में भी देख रहे हो, तो प्रीलिम्स के पहले एटलीस्ट 15 दिन टाइम निकाल करके सीरीज को देखना। कहीं ना कहीं स्टैटिक पोर्शन में आपको 15-20 मार्क्स का एज दे करके जाएगी, समथिंग दैट इज आई एम वेरी श्योर अबाउट। एलिमिनेशन और बाकी चीजें तो दुनिया भर के लोग करा रहे हैं, बट वो जो कोर कंटेंट है जिसके अराउंड बच्चे हमेशा गलतियां करते हैं, थेमेटिक एरियाज कवर नहीं करते, उसको अपन यहाँ कवर करेंगे और अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स में करेंगे। सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर सीरीज अवेलेबल। कहां पे अवेलेबल है सर? तो ये पावर मंथन एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सा फीचर इसमें अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री फीचर में डाल दिया है कि एंशिएंट इंडिया का जो अपन ने कोर्स अभी स्टार्ट किया था, लाइक 499 500 के आसपास का कोर्स है, ये हम एस्पिरेंट्स को फ्री दे रहे हैं। सो व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर एस्पिरेंट्स, राइट? अ कोर्स दैट इज ऑफ ₹800, वी आर गिविंग कॉम्प्लीमेंट्री फीचर अप टू ₹500 कोर्स। सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट रीजनेबल प्राइस दैट वी कैन ऑफर, बट क्वालिटी अपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टेकन इट टू दैट पर्टिकुलर स्टेप। होपफुली रिस्पांस, वेटिंग फॉर द गुड रिस्पांस फॉर ऑल ऑफ यू। चलो, पावर मंथन एप्लीकेशन है। एनीवेज, फटाफट आते हैं सर अब रॉलेट एक्ट पे। क्वेश्चन क्या आता है? अब देखो, रॉलेट एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऐसा एक्ट था जिस पर्टिकुलर एक्ट में सिविल लिबर्टी को सस्पेंड कर दिया गया था। कैसे सस्पेंड किया गया? तो सीधा सीधा बोल दिया गया कि अगर आपको किसी पे शक है आप उसको उठाइए और 2 साल तक उसको ट्रायल, मतलब बिना किसी ट्रायल के उसको डिटेन कर लीजिए। मतलब आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस शक है कि सामने वाला इंसान ने हो सकता है किसी भी प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकता है, आप उसको उठाइए और उठा के कहां पे डाल दीजिए सर? डिटेन कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए। मतलब शक के आधार पे किसी को भी जेल हो जा रहा है, समझो। ना कोर्ट जाना है, ना सिविल लिबर्टी, कुछ भी नहीं। तो कितने बड़े स्केल पे सिविल लिबर्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो रहा है। सो नो अपील अगेंस्ट डिटेंशन, कैमरा ट्रायल विदाउट ज्यूरी इन सेडिशन केस, प्रेस का सेंसरशिप, रिस्ट्रिक्शन ऑफ पब्लिक मीटिंग, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पब्लिकेशन, हर चीज पे कंट्रोल कर लिया गया। आपके सेंसरशिप पे कंट्रोल हो गया, एक्सट्रीम से रिलेटेड चीजों को पब्लिश नहीं कर सकते आप। उसके बाद से कैमरा ट्रायल विदाउट ज्यूरी इन सेडिशन केस, मतलब बिना ज्यूरी के कैमरा ट्रायल कर दिया जा रहा है। मतलब बेसिकली कोई जजेस की आवश्यकता नहीं, आपको इसे कैमरा पे ट्रायल करके उठा करके जेल डाल दे रहे हैं। और मेजोरिटी ऑफ लोग को तो, मतलब जो सबसे स्पेशल फीचर है इसका वो ये है कि सर 2 साल तक आपको डिटेन किया जा रहा है और बिना किसी ट्रायल के किया जा रहा है। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा है। क्या बोला है? गांधी जी कॉल्ड इट एज द ब्लैक एक्ट। और पूरे देश में इसके अगेंस्ट में क्या है? तो रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की गई। क्या स्टार्ट किया गया सर? रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ 1919 में। अब इसमें क्या होता है? इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। प्रोटेस्ट का मेथड क्या है? तो हड़ताल करेंगे, इकोनॉमिक तरीके से बॉयकॉट करेंगे, नॉन कोऑपरेट करेंगे, लेकिन पीसफुल तरीके से, यानी कि नॉन वायलेंट तरीके से अपन सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। सबसे पहला मेजर प्रोटेस्ट होता है 30 मार्च 1919 के अराउंड में, राइट? अभी 30 मार्च भी आने वाला है। तो बेसिकली एक बहुत बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चल रहा है? तो सबसे पहले बॉम्बे में सेटअप हुआ। द फर्स्ट सत्याग्रह वाज सेटअप इन बॉम्बे। अब क्वेश्चन यहां पे पूछ सकता है, द फर्स्ट सत्याग्रह वाज सेटअप इन कोलकाता, द फर्स्ट सत्याग्रह वाज सेटअप इन द प्रोविंसेस। सो एस्पिरेंट्स माइट फॉल इनटू द ट्रैप। तो ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अपन ने लिटरेचर कट डाउन करके सारे फैक्ट्स को इन कंटेंट में एक जगह समराइज किया हुआ है। आप पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज करना। मैं आपको बता रहा हूं, इस बार प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे, आई एम नॉट सेइंग सारे क्वेश्चन, बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो एक सिंसियर एस्पिरेंट से लगते हैं, जो स्पेक्ट्रम जैसी बल्कि बुक्स पढ़ने के बाद एस्पिरेंट से लगते हैं, आप इन सीरीज के माध्यम से उन क्वेश्चन को कर पाओगे। एंड इफ यू वांट टू चेक द टेस्टिमोनी, जस्ट गो एंड सॉल्व द पीवाईक्यूज आफ्टर रीडिंग द सेशंस, यू विल फाइंड दिस, राइट? एनीवेज, प्लस बहुत जगह कमिटीज बन रही है, दिल्ली में, इलाहाबाद में, गुजरात में, अलग अलग जगह पे कमिटीज बन रही है। इस कमिटी को पूर्ण रूप से भी कांग्रेस बैक नहीं कर रही है। तो महात्मा गांधी जी ने इस पर्टिकुलर चीज के सपोर्ट के लिए, मतलब इस चीज को समझना, कांग्रेस अभी इसके लिए पूर्ण रूप से इसको बैकअप नहीं दे रही, बिकॉज कांग्रेस एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी है और गांधी जी अभी नए नए आए हैं पिक्चर में। मतलब गांधी जी ने अभी तक 3 ही रीजनल मूवमेंट किए, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। इसके बाद गांधी जी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेटअप में आ गए कि मुझे नॉन कोऑपरेशन, मतलब एक तरीके से रॉलेट एक्ट के विरोध में एक आंदोलन करना है। तो ये वाला सिस्टम गांधी जी का यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक बहुत बड़े स्केल पे कांग्रेस महात्मा गांधी को समझ नहीं पा रही, अभी सपोर्ट नहीं कर रही। तो गांधी जी ने क्या किया? होम रूल लीग का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, होम रूल लीग क्या है सर? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 2 अलग अलग लोगों ने स्टार्ट किया था। एक तिलक जी ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनाइजेशन को, और एक एनआई बसंत ने स्टार्ट किया था। बेसिकली होम रूल लीग क्यों स्टार्ट किया गया था? तो जितने भी लोग हैं उनको एक साथ जोड़ करके ब्रिटिशर्स के सामने होम रूल की डिमांड रखी जाए कि हम अपने एरिया को अपने हिसाब से, अपने देश को अपने हिसाब से रूल करें, राइट?
इस होम रूल लीग में बेसिकली ये लोग जुड़ते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने इस होम रूल लीग के जितने भी सेंटर्स थे इसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड बनाया था, रॉलेट सत्याग्रह के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था। प्लस गांधी जी ने अलग अलग जगह पे सत्याग्रह सभा भी ऑर्गेनाइज किए थे। की सपोर्टर्स में आप सभी को पता है राजेंद्र प्रसाद जी महात्मा गांधी जी के सपोर्टर थे, जेबी कृपलानी हो गए, वल्लभ भाई पटेल। जेबी कृपलानी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस वक्त में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जेबी कृपलानी थे। यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, वॉइसरेस है, इन सभी को मैं स्पेशल वीडियोस बना बना के कवर अप करूंगा, ताकि अगर यहां से कुछ भी रैंडम क्वेश्चन है वो अपने से लगने चाहिए, राइट। तो वल्लभ भाई पटेल हो गए, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो बेसिकली इस टाइम पीरियड में इस इवेंट में गांधी जी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, पार्टिसिपेशन कैसा? नेशन वाइड हड़ताल चल रहा है, सारे शॉप्स बंद हो चुके हैं, ट्रांसपोर्ट को पैरालिसिस कर दिया गया, स्टूडेंट्स ने भी बॉयकॉट किया मैसिव रूप से। कहीं ना कहीं बड़े स्केल पे चीज चलता हुआ नजर आ रहा है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी दिखते हुए नजर आ रहा है। तो बहुत ही बड़े स्केल पे चीजें चल रही है। कहीं कहीं पे वॉयलेंस का भी इस्तेमाल हुआ, जिसको महात्मा गांधी जी ने बोला कि इट इज अ हिमालयन ब्लंडर। जैसा कितना बड़ा हिमालय, तो हिमालय के बराबर उतने साइज का कुछ ब्लंडर भी हुआ है। क्या हुआ है सर? तो इस बहुत जगह पे वॉयलेंस हुआ, स्पेशली पंजाब वाले एरिया में वॉयलेंस दिखता हुआ नजर आ रहा है। और गांधी जी ने इसको हिमालयन ब्लंडर का है। मतलब गांधी जी का मानना यह था कि भैया अगर आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हो नॉन वायलेंस का, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू फॉलो द नॉन वायलेंट प्रिंसिपल्स। क्योंकि लोगों को अगर नॉन वायलेंस समझ में नहीं आ रहा, देखो लोगों के साथ क्या है कि वो गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन स्टार्ट करेंगे, ब्रिटिशर्स पिंच करेंगे, आप पे लाठियां चार्ज करेंगे, आपके घर के फैमिली के लोगों को उठा करके लेके जाएंगे। तो इतने ऐसे सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करना है समथिंग क्वाइट इम्पॉसिबल। तो लोगों का गुस्सा भड़क जा रहा है, बाहर आ जा रहा है, वो वायलेंट हो जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स के साथ हेड टू हेड फाइट कर ले रहे हैं। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी को पता है कि ब्रिटिशर्स को एक चिंगारी की आवश्यकता है। उनको थोड़ा सा चाहिए कि आपने वायलेंस स्टार्ट किया है, तो उस थोड़े से वायलेंस के नाम पे ब्रिटिशर्स एक मास स्केल पे मैसेकर कर देंगे। They will justify a brutal killing on the name of that small violence. That is the reason why Mahatma Gandhi is willing that उनको छोटा सा चिंगारी भी ना मिले, वायलेंस का कुछ भी ना मिले, राइट। वो चीज आपको यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। नाउ सी दैट जलियांवाला बाग मैसेकर होता है 1919 में। हो क्या रहा सर इस टाइम पीरियड में? तो 9 अप्रैल 1919 में अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किशलव एंड सत्यपाल, ये दोनों के दोनों पंजाब प्रोविंस के इंपॉर्टेंट लीडर थे। देवर द लीडर्स ऑफ देवर पंजाब लीडर्स, बेसिकली लोग इनको फॉलो करते थे। तो सैफुद्दीन किशलव और डॉक्टर सत्यपाल को 9 अप्रैल 1919 को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया। अच्छा, अरेस्ट करने के बाद में एक्चुअली में जलियांवाला बाग एक करके गार्डन है, जिस पर्टिकुलर गार्डन में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, महिलाएं थी, सब लोग आए थे उस पर्टिकुलर एरिया में। ये लोग बैठ करके आपस में डिस्कशन भी कर रहे थे कि हमारे इंपॉर्टेंट लीडर हैं सैफुद्दीन हो गए या फिर सत्यपाल हो गए, ऐसे लोगों को उठा लिया गया। तो आगे कोर्स ऑफ इवेंट क्या होना चाहिए? इसी में एक्चुअली में क्या हुआ, माइकल ओ डायर करके एक बेसिकली वहां पे क्या था, अंग्रेजी मतलब माइकल ओ डायर इज समथिंग वी कॉल हिम एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब प्रोविंस का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर। उसने बेसिकली क्या किया, ऑर्डर दिया, और उसके ऑर्डर देने पे जितने भी लोग थे, जो भी उनके ट्रुप्स थे, जो भी सैनिक थे, राइट, जनरल डायर उन सैनिक को लेकर के वहां पहुंचता है, जो जलियांवाला बाग के उसके एग्जिट गेट्स को बंद कर देता है, और जितने भी अनआर्म्ड क्राउड है, ऐसी क्राउड जो निहत्थी, इसके पास कोई भी औजार नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर में ब्रूटल फायरिंग करा देता है। एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर इवेंट देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु डाइड इन दिस इवेंट। 13 अप्रैल को हुआ बैसाखी के फेस्टिवल जलियांवाला बाग में, राइट। ट्रुप्स ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर में फायरिंग करा करके बहुत हजारों की संख्या में लोगों की जाने वहां पे चली गई। तो ये जो मैसेकर था, इसको एक्चुअली में रेलिंग डायनर ने स्टार्ट किया था। मतलब ये अपना जनरल डायर है, बेसिकली वहां पे जा रहा है, एग्जिट गेट को उसने क्लोज कर दिया था, और 10 मिनट तक ओपन फायरिंग करा है, जिसमें 1000 की संख्या में लोग मरे हैं और 15,000 से ज्यादा लोगों को चोट भी लगी है। अब यहाँ पे दो नाम, इस दो नाम को ध्यान में रखना। एक है माइकल ओ डायर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, माइकल ओ डायर वाज द व्हाट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। ये जनरल डायर नहीं है। लोगों को लगता है माइकल ओ डायर वाज जनरल डायर, नहीं नहीं नहीं, माइकल ओ डायर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, जिसने बेसिकली आदेश दिया था जनरल डायर को कि आप उस जगह पे जाइए और वहां पे जो भी लोग हैं उनको जाकर के हैंडल करिए, राइट। और ये जो रेलिंग डायर है, दिस इज द जनरल डायर। ये है सर वो जनरल डायर जिसने एक्चुअली में लोगों के ऊपर में क्या किया था, गोलियां चलवाए थे। अब इंपॉर्टेंट सी बात क्या है, जनरल डायर जाकर के एग्जिट गेट बंद करवा के लोगों पे गोलियां चलवाता है, लेकिन ऑर्डर किसने पास किया था? तो इट वाज द माइकल ओ डायर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों, क्योंकि सर उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को शूट किया था। उधम सिंह कौन है सर? तो बेसिकली पंजाब प्रोविंस के क्रांतिकारी थे। ये लंदन में जाकर के इन्होंने लगभग 1940 में माइकल ओ डायर को शूट कर दिया था, जलियांवाला बाग का बदला लेते हुए। तो बहुत लोगों को लगता है उन्होंने जनरल डायर को मारा था, जनरल डायर नहीं था। जनरल डायर को तो इन्होंने आर्मी से रिटायर करके मस्त पेंशन एंजॉय करके अपनी लाइफ जी करके मरा है।
सो ही एंजॉयड हिज लाइफ, बट ही वाज द माइकल ओडायर जिसको बेसिकली उधम सिंह ने शूट किया था। तो माइकल ओडायर और वेलिंग डायर यानी कि जनरल डायर में प्लीज कंफ्यूज मत होना, मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स इन दो नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, दे कमिक ब्लंडर हियर, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद में हर जगह मिलिट्री का लॉ लगा दिया गया, लाहौर, अमृतसर, गुजरात और हर जगह पे, बिकॉज अल्टीमेटली सबको ये बात पता था कि अब लोगों का गुस्सा सामने आएगा, जो लोगों के अंदर में आक्रोश भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं निकलने वाला है। अब इसी चीज को हैंडल करने के लिए कमीशन बैठाया गया था, उसका नाम था सर हंटर कमीशन। 14 अक्टूबर 1919 में कमीशन बैठाया गया। अभी हंटर कमीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने आप सभी को एक और हंटर कमीशन के बारे में बताया था, देयर वाज वन मोर हंटर कमीशन, राइट, जो कि एजुकेशन रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए आया था। इट वाज फॉर द एजुकेशन रिफॉर्म, राइट, स्पेशली प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या एजुकेशन में रिफॉर्म हुआ उसमें सजेस्ट किया था इसने, राइट। इसने बाद में सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे भी एजुकेशन रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। लेकिन जो 1919 में हंटर कमीशन बैठा हुआ है, इस कमीशन का नाम था डिसऑर्डर इन्वेस्टिगेशन कमीशन। क्या नाम था इसका, इसका नाम था सर डिसऑर्डर इन्वेस्टिगेशन कमीशन। और ये कमीशन क्यों बैठा हुआ है, तो बेसिकली सर ये हंटर कमीशन इसलिए बैठा था ताकि उस टाइम पीरियड में जो मास लेवल पे डिसऑर्डर चल रहा है उसको खत्म किया जा सके। डिसऑर्डर इन द सेंस जो डिसऑर्डर हुआ है, जो जलियांवाला बाग में इतने लोगों की जाने गई है, उसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन और ट्रुथ को सामने लाया जाए। दैट इज द रीजन दिस वाज द डिसऑर्डर इन्वेस्टिगेशन कमीशन। तो हंटर कमीशन बेसिकली 2 बार आया था इंडिया में, राइट। तो एक जो पहला वाला हंटर कमीशन आप लोग मुझे फटाफट बताएंगे कब आया था, दूसरा वाला हंटर कमीशन आप सभी को पता है 1919 में जलियांवाला बाग के बाद में आया था। बाकी पहले वाले हंटर कमीशन को मैंने एजुकेशन रिफॉर्म वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो सर बहुत सारे सीरियस पनिशमेंट कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, फोर्स रेजिग्नेशन, बस ये बोल दिया गया कि जो आपको मतलब जो जनरल डायर था उसको बोला गया कि तुम रिजाइन कर दो, उसको फोर्सफुली रिजाइन करा दिया गया। उसको पनिशमेंट यही मिला, उसको आर्मी से रिटायर करके इंग्लैंड भेज दिया गया और इंग्लैंड जाकर के मस्त अपनी जिंदगी जी करके मरता है। सो ही वेंट टू इंग्लैंड एंड ही डाइड लाइक नॉर्मल पीपल, राइट। इनफैक्ट जनरल डायर को बचाने के लिए जो इंग्लैंड का अपर हाउस था, हाउस ऑफ सेनेट, उसने चंदा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा अलग अलग तरीके से पब्लिक सेंटिमेंट्स को शेप कर रहे थे कि जनरल डायर को पनिशमेंट ना मिले। उनके हिसाब से जनरल डायर ने कुछ बहुत बड़ी गलती नहीं की थी, राइट। एनीवेज, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का एक टाइटल दिया था अंग्रेजों ने, बेसिकली उनके कार्य को देखते हुए उन्होंने उस टाइटल को छोड़ दिया। ये बोल दिया कि जिस देश में हमारे निहत्थे लोगों पे गोलियां चला के हजारों की संख्या में अंग्रेजों ने मार दिया, वैसे लोगों के टाइटल मैं नहीं यूज कर सकता। इन्होंने अपना टाइटल वहां पर अनाउंस कर दिया था, राइट। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल ओडायर को लंदन में शूट किया था, मैंने आपको ये भी बता दिया। नाउ आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं, जैसे अपन मॉडर्न इंडिया कर रहे हैं, अगर उनको एंशिएंट इंडिया कवर अप करना हुआ तो एंशिएंट इंडिया का रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है 10 क्लासेस में, पूरा एंशिएंट इंडिया कराया हुआ है। बेसिकली नॉट बियॉन्ड दिस एनबीटी सीरीज है, आपको यहाँ पे पीवाईक्यू का हाईलाइट मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट रिपीटिंग जोन्स है जहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो भी आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा पावर मंथन एप्लीकेशन में एट जस्ट ₹499, राइट। तो इसमें 10 क्लासेस में पूरी एशियन इंडिया अपन रैप अप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो बेसिकली पीवाईक्यू कोर्स को ज्वाइन करता है, राइट, तो उसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीचर में ये वाला कोर्स भी देंगे, आप इसमें देख सकते हो। और मेन एरियाज में आपको बता दूं एशियन में कौन कौन से एरियाज है थेमेटिक, तो अशोका के इंस्क्रिप्शन के ऊपर में क्वेश्चन आते हैं, पोस्ट मौर्य में सतवाहना, कुशाना, कनिष्का के ऊपर में क्वेश्चन आता है, फिर संगम एज और साउथ इंडिया में पल्लवास, इनके ऊपर में क्वेश्चन आता है। तो इन सभी को अपन ने अच्छे तरीके से कवर अप किया मात्र 10 क्लासेस में। यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट इन द एप्लीकेशन दैट इज पावर मंथन। चलो मूविंग एड, सर रॉलेट सत्याग्रह का इंपैक्ट आप सभी को पता है। रॉलेट एक्ट के बाद में कहीं ना कहीं सिविल लिबर्टी की जीत तो होती हुई नजर आती है। गांधी जी को कहीं ना कहीं एक लीडर के रूप में स्टैब्लिश कर लिया गया, सभी कास्ट, सभी क्लास, सभी रीजन के लिए इक्वल रूप से दिखाई देते हुए नजर आते हैं, राइट। और अब लोगों का जो शिफ्ट था वो फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ में मूव करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि महात्मा गांधी के रॉलेट सत्याग्रह से एक चीज तो सामने आ गया था कि लोग मास एजिटेशन, जन आंदोलन करने के लिए, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस के लिए तैयार हो रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि यूनिटी का मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। उनको ये समझ में आ रहा है कि मराठा हो, बंगाल हो, पंजाब हो, ये सब भारतीय हैं और हम सभी की सफरिंग्स एक ही हैं। तो अगर हम एक साथ खड़े होंगे तभी अंग्रेजों को हरा पाएंगे। अगर हम 1857 की क्रांति की तरह अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे और लीडरलेस तरीके से लड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स हम सभी को क्रश कर देंगे। तो नाउ दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स मास एजिटेशन। और कहीं ना कहीं मास एजिटेशन पहले एक्सट्रीमिस्ट ने भी चेस्ट कर लिया था। कब? 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन में। आप सभी को मैंने पढ़ा दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड में इट एक्चुअली पेव्ड द वे फॉर अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद में महात्मा गांधी जी अपने लिए एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिकली शुरू करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट एक्चुअली पेव्ड द वे फॉर द स्टार्टिंग ऑफ दिस नॉन कोऑपरेशन। जस्ट अ सेकंड, समथिंग, जस्ट अ सेकंड। तो इस हिसाब से सर यहाँ पे मास मूवमेंट चलता हुआ नजर आ रहा है।
There is some technical glitch, something happened. I think the screen is stuck. Just give me a moment. Let me check how was it happening. Okay, all right.